नमस्कार। एक तो कोरोना महामारी जिसने जीना हराम कर रखा है और ऊपर से लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इस संघर्ष में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवानों की शहादत हुई है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये संघर्ष कल रात गलवान घाटी में उस वक्त शुरू हुआ जब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही थीं। भारतीय सेना ने कहा है कि इस कार्रवाई में मौतें दोनों ओर से हुई हैं। वहीं चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने उसकी सीमा में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया। 40 साल के बाद पहली बार भारत और चीन के बीच इस तरह की झड़प हुई है जब सैनिकों की जान गई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अभी सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। इस घटना के बाद वही हुआ जो हर बार होता है, दोनों तरफ से वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो गई। उन्होंने हमारे इतने मारे, हमने उनके इतने मार गिराए। ये जंग या युद्ध का प्रोपेगेंडा है। जब भी युद्ध की बात आती है तो 2 पक्ष होते हैं, एक वो जो युद्ध में अपना फायदा देखते हैं और दूसरे वो जो युद्ध के विरुद्ध होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था जंग न होने देंगे। रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। ये कविता उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में लिखी थी, लेकिन जंग पाकिस्तान से हो या चीन से, जान इंसान की जाती है, शहीद सैनिक होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जंग से फायदा किसे होता है? क्यों हथियारों का धंधा सबसे मुनाफे का धंधा है? हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। देखिए कि चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े देश हैं जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं हैं। क्या दुनिया में इन्हीं 2 देशों को सबसे अधिक खतरा है कि इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं रख ली हैं और अरबों डॉलर हर साल खर्च होता है? इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भूख और गरीबी से चीन और भारत दोनों लड़ रहे हैं। कोरोना ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। ऐसे में क्या लड़ाई आर पार की हो या फिर लड़ाई को बातचीत से सुलझाकर व्यापार पर ही ध्यान दिया जाए? भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध ठीक ठाक हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 9 बार चीन जा चुके हैं। चीनी राष्ट्रपति को अहमदाबाद में दावत दे चुके हैं, इसलिए कि भारत चीन व्यापारिक संबंध में भारत का आर्थिक फायदा छुपा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2013 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 4.8% थी, जो साल 2019 में लुढ़क कर 3.9% रह गई। वेबसाइट स्टैटिस्टिका के मुताबिक दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है। अभी हम चीन से बहुत कुछ खरीदते हैं। साल 2019 में चीन ने दुनिया भर में $2,499 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया, तो अमेरिका ने $1,645 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया था। सवाल यह है कि चीन के सस्ते उत्पाद खरीदने के आदी हो चुके भारतीय महंगे अमरीकी सामान क्यों खरीदेंगे? चीन से सामान खरीदने में दोनों का फायदा है, इसलिए युद्ध की जगह व्यापार की बात होनी चाहिए। युद्ध को बातचीत करके टालना चाहिए, व्यापार की बात करनी चाहिए ताकि दोनों का मुनाफा हो, दोनों की हालात सुधरे। इसी तरह जर्मनी, नीदरलैंड, जापान और फ्रांस दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन इनके उत्पाद चीन के मुकाबले महंगे होते हैं। इस लिस्ट में भारत $324 बिलियन के साथ 18वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत चीन को दरकिनार करके इन बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों से सामान आयात कर सकता है? सब जानते हैं कि चीन पिछले कुछ सालों में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। वजह उनके सामानों की कम कीमत का होना है। भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर होने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना होगा, वरना चीन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता है। इसलिए युद्ध की बात को टाल करके कारोबार की बात करनी चाहिए। आर पार की बात को छोड़ करके कारोबार की बात करनी चाहिए। हाँ, आप पर कोई हमला करता है, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन बातचीत करनी चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। जब जब भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा होता है, तब तब मेड इन चाइना इन तमाम चीज़ों को का बहिष्कार की हवा चलने लगती है। आम धारणा है कि चीन की अर्थव्यवस्था का चक्का भारतीय बाजार से चलता है, लेकिन क्या ये मान लेना सही है?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन ने साल 2019 में 70.32 बिलियन डॉलर का उत्पाद भारत को एक्सपोर्ट किया और इसी दौरान भारत ने 16.75 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट चीन को किया। दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा अगर बहिष्कार के चलते दोनों देशों के बीच कारोबार बंद भी हो जाता है तो इससे चीन की आर्थिक सेहत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट के मामले में चीन का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है, जिसे चीन 418.6 अरब डॉलर का माल बेचता है। यह चीन के कुल एक्सपोर्ट का 16.8% है। दूसरे नंबर पर हांगकांग है, जिसे चीन 279.6 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है और ये उसके कुल एक्सपोर्ट का 11.2% है। वहीं 143.2 बिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे, 111 बिलियन डॉलर के साथ साउथ कोरिया चौथे, 98 बिलियन डॉलर के साथ वियतनाम पांचवें और 79.7 बिलियन डॉलर के साथ जर्मनी छठे नंबर पर आता है। भारत का नंबर इन देशों के बाद आता है, जहां चीन ने पिछले साल 70.32 बिलियन डॉलर का माल बेचा। चीन अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% साझेदार भारत के साथ है। आसान शब्दों में कहें तो भारत चीन से सामान खरीदना बंद कर दे तब भी चीन को आर्थिक तौर पर मामूली नुकसान होगा। यानी भारत चीन के लिए कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है। चीन के साथ सीमा विवाद दशकों से चल रहा है और इससे निपटने की रणनीति भी उसे ही केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए। युद्ध के खतरे को टालना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। दुनिया भर में जहां जहां भी युद्ध हुए हैं, ये देखा गया है कि आखिरकार बातचीत करके ही खत्म हुए हैं। अंततः बातचीत करनी ही पड़ती है। जंग करके बात करें या जंग से पहले बात कर लें, बात तो करनी ही होती है। अब यह सरकारों पर निर्भर है कि युद्ध के नुकसान के बाद बात करते हैं या युद्ध के नुकसान से पहले। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले लिखा था, बम घरों पर गिरे या कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। नमस्कार।